Good afternoon, madam. Good afternoon, ma'am. Ma'am, you may start now. I'll go on mute. Okay. Good afternoon, all of you. आज का टॉपिक है आसन्स। आसन क्या होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है और उन्हें क्यों किया जाता है, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आज मैं आपको अपने इस सेशन में समझाऊंगी। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो पर्पस है कि आसन का करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या होता है, हम आसन करते क्यों हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आसन का उद्देश्य शरीर से संचित विषाक्त पदार्थ, जो भी वेस्ट होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उन पदार्थों को आसन जो है वो हम बाहर निकालने में मदद करते हैं। आसन रोगों का प्रतिरोध है, मतलब वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में शरीर की मदद करते हैं। बॉडी को हेल्दी कैसे रखना है उसके लिए भी आसन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन, कि मेन डेफिनेशंस क्या होती है। योग आसन शरीर के आसन हैं जो रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करते हैं। तो ये आसन जो है, एक तो हमारी बॉडी के एक्सरसाइज कराते हैं, हर पार्ट्स के लिए होते हैं। आप पूरे बॉडी का वार्म अप कर सकते हैं इनके थ्रू। हमारे जो सिस्टम, बॉडी सिस्टम जो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, वो इन आसन की वजह से वर्क करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। मसल्स बहुत ज्यादा टोन अप होती है इन आसन से, इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है मसल्स की, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली वर्क करने लग जाता है, मूव करता है, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों को टोन अप करते हैं। और आसन को एक शारीरिक योग मुद्रा या स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोई एक पर्टिकुलर, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो आसन को हम पोज भी कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो पोज, ये उस पोज में बैठा है तो दैट मीन्स ये उस आसन में बैठा है। तो हर सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक एक पोज जो है निर्धारित कर दिया गया, हर बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंगली एक एक पोज निर्धारित कर दिया गया और उनको उसी के अकॉर्डिंगली नाम भी दिया, जिससे वो इजीली परिभाषित किए जा सकते हैं। जैसे अगर आपको थाई से रिलेटेड कुछ आसन करने हैं, अगर आपको पैरों से रिलेटेड कुछ आसन करने हैं, और कुछ ऐसे आसन बैठने वाले, कुछ खड़े होने वाले, और आपके अलग अलग सारे बॉडी मसल्स को टोन अप करने के लिए आसन जो है वो दिए गए हैं या बताए गए हैं। तो आसन का जो मेन शब्द वो रूट से आता है जिसका अर्थ है बैठना। आसन को एक शारीरिक योग मुद्रा या स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे शरीर को कंट्रोल करने और शारीरिक कार्यों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। आसन शब्द का आमतौर पर
पोज या आसन के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन इसका अधिक साक्षर अर्थ जो और इजी लैंग्वेज में अगर आपको बोले तो एक आरामदायक सीट, एक आरामदायक पोजीशन, एक कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें आप इजीली बैठ पाए, वो आसन है। नॉर्मल आप आलती पालती मार के बैठते हैं, तो आलती पालती मार के बैठना और अपने हाथों को नीज के ऊपर स्ट्रेट रखना वो एक सुख आसन है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है वो पोस्चर। और जनरली हम सब चाहे जानते ना हो इसके बारे में, बट जनरली हम सब बैठते ही उसी पोजीशन में। अगर आप घर में कंफर्ट होके फील करके बैठे हो तो आप आलती पालती मार के बैठते हो, वो एक आसन है सुख आसन, जो बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करता है। बट वो उसका जो पर्पस है करने का, उससे आपकी थाइस और आपके काफ उनके लिए वो बहुत अच्छा है, उनकी मसल्स को वो टोन अप करता है। अगर उस आसन में बेनिफिट देखा जाए, योग में बेनिफिट देखा जाए उस पोस्चर का, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है आसन फॉर स्पाइन स्ट्रेचिंग। तो आज हम सबसे पहले आसन बहुत तरह के होते हैं, बैठने वाले, खड़े होने वाले, और स्टमक के लिए और बैक के लिए और एजेड लोगों के लिए बहुत तरह के होते हैं। उनमें से आज हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं स्पाइन स्ट्रेचिंग के लिए। तो जो रीढ़ की हड्डी है उसकी लचक को बनाए रखने के लिए कौन कौन से आसन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो रीढ़ की हड्डी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीढ़ जो है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। पूरे बॉडी का वेट, पूरी बॉडी की मूवमेंट्स सब हमारी स्पाइन पे ही डिपेंड करती है। तो मस्तिष्क के साथ रीढ़ जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे माइंड के साथ अगर स्पाइन को कनेक्ट करें तो वो एक पूरा होल सिस्टम बन जाता है जो हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो सभी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। रीढ़ शरीर का महत्वपूर्ण केंद्र है। रीढ़ 4 दिशाओं में जाने में सक्षम है। दैट मीन्स कि रीढ़ जो है हमारी चारों दिशाओं में इजीली मूव कर जाती है। तो सभी दिशाओं में नियमित रूप से गति होनी चाहिए, मतलब आपकी जो मूवमेंट है, चाहे वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, आप पीछे हैं या आप सारी तरफ रोटेशन में घूम रहे हैं, तो आपकी रीढ़ जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होके मूव होनी चाहिए। यदि रीढ़ की गति अगर सीमित होती है, मतलब अगर कोई लिमिटेशन है कि आप एक ही पोज या एक ही तरह का पोस्चर आप रेगुलर यूज करते हो, तो वो आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज है उसमें वो फाउंडेशन लाता है। जैसे अगर नॉर्मली आप कंप्यूटर पे या टेबल पे आप लिखने का काम कर रहे हो और आपका रोज का काम जो है वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप उसी पोस्चर में लगातार बैठे रहते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको 2 घंटे के बाद लगेगा जैसे ही आप मूव करोगे तो आपकी जो रीढ़ की पोजीशन है वो एक तरह से इतने लंबे टाइम के लिए वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। आप उसी तरह से आप बैकबोन को, स्पाइन को बेंड करके आप बैठे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। तो वो पोस्चर में आपकी जो स्पाइन है वो रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो मूवमेंट है वो इफेक्ट करती है। और जैसे ही आप सीधे होते हो इतने लंबे टाइम के बाद, तो बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। और अगर यही प्रैक्टिस आपकी रेगुलर हो कि आपका रोज दिन में काम यही है कि आपने 2 घंटे 3 घंटे बैठ के उसी पोस्चर में काम करना है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पोस्चर की जो आपकी स्पाइन है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और उससे रिलेटेड जितनी भी मसल्स हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो ऐसी स्थिति ना बने वो ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में बचने के लिए, जैसे अगर हमारा डेली का काम ही ऐसा है कि हम बिना बैठे हुए कर ही नहीं सकते, हमें इतना लंबा टाइम बैठना ही है उसके ऊपर, तो हम ऐसे आसनों का अपने डेली रूटीन में ऐसे आसनों को हम सम्मिलित कर सकते हैं जिससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्लेक्सिबल रहे। चाहे हम जितना देर काम करें,
अगर हम ये आसन रेगुलर करेंगे तो हमारे उससे स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए आपको जो हेल्पफुल आसन हैं वो ये 5 आसन में फॉर एग्जाम्पल्स आपको समझा रही हूँ। जिसमें फर्स्ट है पश्चिम उत्तान आसन, क्योंकि ये फॉरवर्ड बेंडिंग है, आगे की तरफ झुकने वाला। संकट आसन एक भुजंग आसन है जो इसका रिवर्स पोज है, जिसमें आप बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। ऊष्ट आसन है, ये भी बैकवर्ड बेंडिंग होगा, बट पूरी जो स्पाइन है इसमें उसमें स्ट्रेस जो है वो खिंचाव सा महसूस होता है। तो ये आसन ऐसे हैं सारे जिसमें आपको करते टाइम आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव सा महसूस होगा। तो खिंचाव में लास्ट टाइम पे मैं एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी इलास्टिक को, रबड़ को लेके उसको स्ट्रेच करते हो तो हल्का सा, अगर उसकी इलास्टिसिटी आप मेंटेन रखना चाहते हो, अगर आप एक पोस्चर में उसको या तो एक बार खींचे तो वो टूट जाएगा उसकी क्षमता से ज्यादा। इन केस अगर आप उसी इलास्टिक को रोज आप एक तरफ रख दें और उसको 5-6 दिन, हफ्ता, महीना उसको बिल्कुल भी टच नहीं करें, तो एक टाइम ऐसा होगा जब उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म है, वो पड़े पड़े वैसे ही खराब हो जाएगा। और अगर उसकी इलास्टिसिटी आप मेंटेन रखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत रोज डेली आपने उसको उठाया, एक बार हल्का सा स्ट्रेच किया, वापस उसी पोजीशन में छोड़ दिया, तो ये ऐसे करते करते वो जो इलास्टिक है वो 2 से 3 महीने आराम से चलेगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हमारी जो स्पाइन है, अगर हम उसको रेगुलर मूवमेंट कराते रहेंगे, आप इन आसन्स को फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग और रोटेशन वाले आसन्स अगर आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको स्पाइन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स होने के चांस ही नहीं है। जिसमें सबसे पहला आसन आता है पश्चिमोत्तान आसन, नेक्स्ट आता है संकट आसन, और उसके बाद आता है भुजंग आसन, नेक्स्ट है ऊष्ट आसन, और लास्ट आपका है मत्स्य आसन। ये 5 आसन है, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट मैं फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ 5 आसन के बारे में आज बता रही हूँ। तो इसमें से सबसे पहले हम फर्स्ट अपना उस पे जाएंगे जो है पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन करने के लिए आपको सबसे पहले किन चीजों की आवश्यकता होती है? एक अच्छा हवादार वेंटिलेटेड आपको कमरा चाहिए जिसमें सांस लेने की सुविधा प्रॉपर हो। नेक्स्ट आपको कोई भी योगा मैट चाहिए और एक टॉवल जो आपको स्वेटिंग हो उसको पोंछने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद है प्रोसीजर आता है सेलेक्ट द प्रिपेयर द प्लेस फॉर परफॉर्मिंग आसन। आसन परफॉर्म करने के लिए आप एक कोई भी एरिया सुनिश्चित कर लें। उसके बाद जो लेवल है आपके फर्श का जहां आपने ये आसन करना है वो इक्वल लेवल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फर्श को योगा मैट से कवर करें, तो आप फर्श पे योगा मैट बिछाएं। तो ये आपकी प्रिपरेशन हो गई 3 स्टेप करके। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है प्रिपेयर द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग आसन। अब अपने शरीर को कैसे तैयार करेंगे आसन करने के लिए? ऐसा नहीं कि आप जैसे ही योगा मैट बिछाया और आपने हार्ड एक्सरसाइजेस शुरू कर दी। सबसे पहले अपनी बॉडी को तैयार करना होता है, और तैयार कैसे करते हैं? बॉडी वार्म अप करके, हल्की फुल्की लाइट एक्सरसाइज, कोई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करके, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को पहले आसन के लायक बनाइए, और उसके बाद हार्ड आसन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हल्के कपड़े, मतलब लूज, आपके जो कपड़े हैं वो लूज होने चाहिए। उसके बाद हल्के यौगिक व्यायाम करके शरीर को गर्म करें, बॉडी वार्म अप करें। चाहे जंपिंग कर सकते हैं, हल्के फुल्के आप जंपिंग कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, इस तरह की माइल्ड एक्सरसाइजेज। हाथ और पैरों को आगे पीछे बैठे बैठे टर्न करें तो उससे मसल्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। हाथों को ऊपर नीचे मूव करें तो मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। और इन सभी अभ्यासों को धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट, अब करते कैसे हैं? जमीन पर बैठें और दोनों पैरों को फैलाएं। सांस छोड़ते समय धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। ब्रीद इन और ब्रीद आउट आसन के टाइम पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है।
कहाँ पे सांस लेना है, कहाँ पे सांस छोड़ना है, ये आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं। और हर जगह पे मैं बताऊंगी कि सांस कैसे लेना है। तो इसमें ये है कि आप जमीन पे बैठे और दोनों पैरों को फैला लें, मतलब सामने हो। एड़ी और पंजे आपके मिले हुए होने चाहिए, फैले हुए नहीं होने चाहिए। सांस छोड़ते समय धीरे धीरे आगे की ओर झुके। सांस लेते हुए मत झुके, क्योंकि सांस लेते हुए आपका पेट फूल जाएगा और आपसे आगे झुका नहीं जाएगा। तो जब सांस छोड़ते हैं तब झुके। माथे को घुटने से छूने की कोशिश करें। आप इस तरह से बेंड हो कि आपका जो फॉरहेड है आपके नी को टच करना चाहिए। हाथ पैर आपस में छूने चाहिए। पैरों से हाथों से पैरों को पकड़ने की कोशिश करें। एकदम नहीं होता है, बट कई लोगों को इस तरह की जैसे किसी की थाइस हैवी है, किसी को बैक पेन है, या किसी का पेट थोड़ा सा हैवी है, तो उस कंडीशन में एकदम आप पैर नहीं छू पाएंगे। तो धीरे धीरे, पर ध्यान रहे कि घुटने बीच में से बेंड नहीं होने चाहिए, घुटने उठने नहीं चाहिए, घुटने जो है वो जमीन पर टच ही रहे। नेक्स्ट, आप तब तक स्थिति में रह सकते हैं जब तक आपकी सांस वापस सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती। ठीक है, तो जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं ठीक है, नहीं वापस नहीं रख सकते तो बीच में आप सांस लीजिए, उसके बाद छोड़िए। और बहुत ज्यादा कोई भी आसन आपने जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी। जितना आपका शरीर अलाउ करता है आप उतना ही आसन में, उन पोस्चर्स में रुकेंगे। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, यूज टू होते जाएंगे, तो ये स्टेमिना जो है वो अपने आप बिल्डअप होता है। आप अभी स्टार्टिंग करोगे तो एक पोस्चर में मे भी हो सकता है कि आप 5 मिनट या 4 मिनट रुक पाओ, या इससे भी कम रुक पाओ। लेकिन जब आप रोज डेली रूटीन में हो जाओगे, इसमें अगर आप रूटीन में आ जाते हो तो यही आसन जो है आप 10-10, 15-15 मिनट भी कर सकते हो। ठीक है, तो एकदम जबरदस्ती नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट, पीठ की सभी मांसपेशियां, बेनिफिट्स इसके हैं कि आप, ये हमें फायदा क्या देता है, इससे होता है कि पीठ की सभी मांसपेशियां फैल जाती हैं, टोन अप हो जाती हैं और रीढ़ को लचीला बनाती है, क्योंकि आगे की तरफ झुकता है, मूवमेंट होता है इससे, और बॉडी जो आपकी स्पाइन है उसकी इलास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। यह आसन रक्त के उचित परिसंचरण में मदद करता है। इससे चेहरा कांतिमय बनता है, त्वचा के रोग ठीक होते हैं, यह वजन कम करने में भी सहायक है और रीढ़ को मजबूत बनाता है। इस आसन के अभ्यास से कमर जो है आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है, स्लिम होती है और फ्लेक्सिबल होती है। अब इसमें प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन के समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन स्थितियों में ये आसन आपने नहीं करना है। उसमें सबसे पहले एब्डोमिनल अल्सर, अगर आपके पेट में कोई भी ट्यूमर या अल्सर या किसी तरह की गांठ अगर पेट में है तब ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अस्थमा, अगर सांस की बीमारी है, डायरिया, अगर आपको लूज मोशन या पेट खराब है तब भी नहीं। बैक इंजरी, अगर किसी तरह की बैक इंजरी हुई है तब भी ये असर नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी है तब भी नहीं करेंगे। शटिका का पेन जो होता है वो पूरा राइट साइड जो है पेनफुल रहता है, और मसल्स राइट साइड की बिल्कुल, चाहे वो पैर हो, चाहे हिप्स हो, चाहे हाथ हो, पूरा राइट हैंड साइड बॉडी का जो है वो स्टिफ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको पश्चिमोत्तानासन नहीं करना है। और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आगे फॉरवर्ड बेंडिंग वाले जितने भी आसन ऐसे हैं जिसमें आगे की ओर झुकना पड़े, वो आसन बिल्कुल नहीं करने हैं। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बातें जो है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ का दर्द या स्लिप डिस्क वाले लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, इन तीनों प्रॉब्लम्स में आपको फॉरवर्ड बेंडिंग वाले, मतलब आगे की तरफ झुकने वाले आसन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर जिसको सर्वाइकल होगा वो आगे की ओर झुकने का आसन करेगा तो उसको तुरंत चक्कर आएगा। ऐसे ही यही सेम प्रॉब्लम स्प्लिट डिस्क वालों को होती है, उनकी डिस्क में और गैप कम हो जाएगा अगर वो आगे की ओर झुकेंगे तो। और पीठ दर्द वाले तो कर नहीं पाएंगे, और दर्द को और मसल्स को खींच दोगे, क्योंकि रीजन नहीं होता है कि हमें क्यों पीठ दर्द हो रहा है।
ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है संकट आसन। संकट आसन में भी रिक्वायरमेंट्स हमारी सेम है। अच्छी तरह हवादार कमरा होना चाहिए, योगा मैट या चटाई होनी चाहिए, और एक तौलिया। नेक्स्ट भी सेलेक्ट एंड प्रिपेयर द प्लेस ऑफ परफॉर्मिंग आसन। सुनिश्चित कर लें कि कमरा अच्छी तरह से हवादार हो। जांच करें कि फर्श इक्वल लेवल पे हो और फर्श को योगा मैट से कवर करें। नेक्स्ट, प्रिपेयर द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग आसन। आगे बढ़ने से पहले हल्के कपड़े पहने, लूज कपड़े होने चाहिए। हल्के यौगिक व्यायाम करके शरीर को गर्म करें। इन अभ्यासों को धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ संकट आसन। अब इसको करना कैसे है? जैसे आपने पोस्चर देखा, इसमें बॉडी का पोस्चर देखो किस तरह से है। राइट हैंड ऊपर है और राइट लेग से भी क्रॉस किया गया है, राइट हैंड से भी क्रॉस किया गया है। पहला पोस्चर आपका ये होगा, बॉडी को बैलेंस करें, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। उसके बाद अपने हाथों को बैलेंस बनाने के बाद अपना राइट हैंड को ऊपर क्रॉस करके दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। सेम वैसे ही राइट लेग से क्रॉस करेंगे और 1-2 सेकंड इसी पोस्चर में रुकने के बाद आपने सेम यही प्रैक्टिस जो है अपने लेफ्ट साइड से भी करनी है। ठीक है, दोनों उससे दोहरानी है। तो इसमें अब इसका प्रैक्टिस देखो। पहले अपने हाथों के साथ दाहिने पैर पर खड़े हो जाओ, दाएं पैर को बाएं पैर से लपेटें और बाएं हाथ को दाहिने हाथ से लपेटें। जब तक आप कर सकते हैं स्थिति में बने रहें। पैर और हाथों की स्थिति बदलें और दोहराएं। नेक्स्ट बेनिफिट इसका है, फीट, लेग्स, थाइज, नीज एंड हैंड्स को मजबूत हो जाते हैं, बनाते हैं। चलने के कारण पैरों की थकान जल्दी दूर होती है। यह पीठ दर्द की जांच करता है। मोटी जांघ और काफ सही सेट हो जाते हैं। स्पाइन को ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो बैलेंस मस्ट बी मेंटेन प्रॉपर्ली टू अवॉइड इंजरी। इसमें नोट करने लायक जो चीज है वो ये है कि आपने बैलेंस को मेंटेन रखना है। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें स्टेप होगा, आपने अपनी बॉडी का बैलेंस जो है दोनों पैरों के ऊपर बराबर रखना है। ठीक है, तो दोनों पैरों पे आप बैलेंस बराबर रहेंगे तो एक एक पैर करके ठीक से आप पोस्चर को ले पाएंगे। अदरवाइज बैलेंस बिगड़ रहेगा तो आपके गिरने का डर रहेगा और गिरने से इंजरी भी हो सकती है। नेक्स्ट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज लास्ट में, सेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो अब लास्ट में आप हैंड रेस कीजिए या मेरे को मैं चैट बॉक्स में दे सकती हूँ क्वेश्चन आपने। ठीक है, मैं एक बार सेशन पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो रिक्वायरमेंट अब नेक्स्ट आता है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन को हम कोबरा पोज भी बोलते हैं, अगर इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो कोबरा पोज। इसमें रिक्वायरमेंट सेम है। प्रोसीजर जो भी प्रिपरेशन है, रूम कैसे सेट करना है वो भी तरीका सेम है। जो नेक्स्ट आता है हमारा, इसका पोस्चर देखिए, जैसे नाग जो है सांप फन उठा के बैठता है, इसी तरह से इसका पोस्चर होता है। इसमें स्पाइन जो है देखो बैकवर्ड बेंडिंग पे है, बिल्कुल ऐसे टिल्ट हो रही है। और इन वालों में जो थी आपकी स्पाइन कैसे, इसमें बिल्कुल सीधी थी संकट आसन में, और इसमें जो थी ये फॉरवर्ड बेंडिंग, पूरी स्पाइन जो है आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर ये आसन आप डेली रूटीन में कर लेते हो तो एक बार आपका फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाएगा, एक बार बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा, एक बार ट्विस्ट हो जाएगा, जिसमें आपने इससे पहले वाला जो संकट आसन कर रहे थे वो पहले राइट हैंड साइड फिर लेफ्ट हैंड साइड बट स्ट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग आसन। अपने शरीर को कैसे तैयार करें? आगे बढ़ने से पहले वही लूज कपड़े पहने, हल्के यौगिक व्यायाम करके शरीर को गर्म करें। इन अभ्यासों को धीरे और लयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसका पोस्चर करने का तरीका, प्रैक्टिस ऑफ भुजंग आसन।
छाती के दोनों किनारों के पास हाथों को रखें, अपने पेट पर सपाट लेटे, मतलब आप उल्टे फर्श पर लेट जाएं और आपके हाथ जो है आपके चेस्ट के पास रख लें। आप हथेलियों को कंधे के नीचे जमीन पर रखें, मतलब आपका जो ये हथेली है ये आपके शोल्डर लेवल पे होनी चाहिए। आप बिल्कुल उल्टे लेटिए, हथेली को शोल्डर लेवल पे रखिए और हथेली का फेस जो है वो फर्श को टच करता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, पैर सीधे होने चाहिए, पैर की उंगलियां आपस में मिलनी चाहिए, फर्श पर आराम करते हुए दोनों को पीछे की ओर खींचना नहीं चाहिए, मतलब पैरों को आपने इस तरह से रखना है कि पैर आप पीछे स्ट्रेस रखें, ऐसे लग रहा है कि पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तने हुए पैर होने चाहिए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच होनी चाहिए, एकदम ढीली बॉडी नहीं छोड़ना इसके लिए। नेक्स्ट, सांस लेते हुए हाथों पर आराम करें और शरीर को नाभि से ऊपर उठाएं, मतलब जो आपका सेंटर नेवल है, आपका स्टमक का सेंटर एरिया है, वहां से आपकी बॉडी जो है वो ऊपर की ओर बेंड करेगी। ये ठीक है, यहां से आपकी बॉडी जो है ऊपर की ओर बेंड करेगी। गर्दन को जितना संभव हो सके पीछे की ओर झुकाएं, कुछ सेकंड के लिए इस स्थिति में बने रहें, फिर सांस छोड़ें और वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। क्लियर? नेक्स्ट बेनिफिट्स इसके, यह मोटापे को कम करता है। किसी का अगर पेट बाहर निकला हुआ हो तो इस आसन की मदद से वो भी कम हो जाता है। इससे रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। इस आसन के अभ्यास से कमर पतली होती है और शरीर सुंदर बनता है। यह मासिक धर्म संबंधित मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको कंट्रोल कर सकता है और स्पाइन को ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, इलास्टिक उसकी जो लचीलापन है वो बढ़ाता है। इसमें नोट करने लायक जो है, ये हर्निया के लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है ऊष्टासन। ऊष्टासन भी, अब इसमें स्पाइन देखिए कैसे, उसमें आपने क्या कर रहे थे, कैसे बॉडी बेंड हो रही थी भुजंगासन में, और इसमें देखो स्पाइन फिर से बैकवर्ड बेंडिंग पे हो रही है। ये उससे और ज्यादा बैकवर्ड जा रहा है, जैसे इसमें तो बिल्कुल हल्का था, ये हल्का सा टिल्ट आ रहा था, और ऊष्टासन में जो है काफी ज्यादा टिल्ट है। और उल्टा आपको होके और अपने एड़ियों को पकड़ना है पैरों हाथों से। ठीक है, तो सेम इसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स हमारी सेम होती हैं। जो प्रिपेयरिंग है प्लेस की वो भी हमारी सेम है। उसके बाद नेक्स्ट, परफॉर्म प्रिपेयर द बॉडी, अपनी बॉडी को कैसे तैयार करेंगे, सेम तरीके से आगे बढ़ने से पहले हल्के कपड़े पहने, हल्के यौगिक व्यायाम करें। इन अभ्यासों को धीरे और लयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ ऊष्टासन, वज्रासन स्थिति में बैठें। वज्रासन की स्थिति कैसी होती है, आप ऐसे घुटनों को फोल्ड करके और अपने घुटनों के बल आप बैठेंगे जमीन पर, आपके जो हिप है वो आपकी एड़ियों को टच करने चाहिए। ठीक है, उस पोस्चर को बोलते हैं वज्रासन। तो वज्रासन की स्थिति में पहले बैठें, एड़ियों को ऊपर उठाएं, पैरों की उंगलियों को जमीन से छूते हुए, तो आपकी जो एड़ियां है वो थोड़ी सी ऐसे पंजे छुएंगे और एड़ियां आपकी ऊंची रहेंगी, पैरों की पोजीशन आपने ऐसी रखनी है। नेक्स्ट, दोनों हाथों को एड़ियों पर रखें, श्वास लें और गर्दन और सिर पीछे को और झुकाकर कमर को उठाएं। ठीक है, और सांस छोड़ें और एड़ियों पर बैठ जाएं, आराम करें और फिर ये क्रिया को दोहराएं। ठीक है, मतलब आपने करना क्या है, सबसे पहले वज्रासन की पोजीशन में बैठना है, फिर बैठकर
अपने एड़ियों को इस तरह से पैरों को रखना है कि पंजे जो है जमीन से टच करें और एड़ियां जो है आपकी ऊंची रहें। उसके बाद अपने हाथों से एड़ियों को पकड़ना है और पकड़कर फिर आपने उठना है। फिर अपना घुटनों पे उठ जाओगे और उठने के बाद अपने हेड को बेंड करोगे। आपके हाथ सीधे होने चाहिए और आपके जो थाइज है वो बिल्कुल स्ट्रेट स्टमक तक होना चाहिए और स्टमक से अपने आप बेंड आएगा। ठीक है। कई बार होता है कि जब बहुत ज्यादा हैवी बॉडी होती है तब ये आसन करना मुश्किल होता है और या तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, कई बार ये हाथ पकड़े नहीं जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपका हाथ हल्का सा पोस्चर यही लेना है, ना भी पकड़ा गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा आप बीच में छोड़ भी सकते हो। बट जितनी देर, जबरदस्ती नहीं करना है, प्रैक्टिस से आएगा। जितनी देर आप इस पोस्चर में रुक सकते हो, जितनी देर कंफर्टेबली हो, आप उतनी देर, चाहे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितनी देर आप रुक सकते हो आप रुकिए। फिर रिलैक्स कीजिए, वापस अपने पोस्चर में आइए। और आसन को छोड़ने का मतलब, ये रिलैक्स करने का मतलब नहीं है कि सडनली आपने एक ही बार छोड़ के और धम करके बैठ गए। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम पोस्चर लेते हैं, जब इसको रिलीज करना होता है, रिलैक्स करना होता है, तब हम वापस से उसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वापस से उन्हीं स्टेप्स को धीरे 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 करके हम वापस अपने पोस्चर में आ जाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रिलैक्स करना, रिलीज करना। तो आपने इसी आसन को एटलीस्ट जब आप कर रहे हो तो एक बार करके छोड़ोगे नहीं। आपने पहली बार किया तो 1 सेकंड किया, फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर यही पोस्चर वापस से रिपीट करेंगे। तो एटलीस्ट रोज जो है 3 से 4 बार आप ये पोस्चर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऊष्ट आसन भी, सॉरी, हाँ, ऊष्ट आसन भी क्लियर है। इसके बेनिफिट्स, इस आसन के अभ्यास से कंधे में दर्द में राहत मिलती है। यह मददगार है थायराइड की समस्या के लिए। यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को भी ठीक करता है, क्योंकि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है उनको आगे गर्दन झुकाने से, और उनको शोल्डर पेन बहुत रहता है, उनको आगे गर्दन झुकाने से बहुत पेन होता है या चक्कर आते हैं। तो हमेशा जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनको हमेशा जो है ऐसे आसन, ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग ना होकर बैकवर्ड बेंडिंग हो। तो उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। तो ऊष्ट आसन जो है सर्वाइकल वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बैकवर्ड बेंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह आसन अस्थमा जैसी सांस की समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। यह रीढ़ की समस्याओं को भी ठीक करता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन जो है इसको हम लोग फिश पोज भी बोलते हैं। इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। कमरा हवादार होना चाहिए, योगा मैट होना चाहिए और हमारे पास टॉवल होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिपेयर द प्लेस फॉर परफॉर्मिंग आसन। और सुनिश्चित कर ले कमरा अच्छी तरह से हवादार हो। जांच करें कि फर्श इक्वल लेवल्ड हो और फर्श को योगा मैट से कवर कर ले। नेक्स्ट इसका है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग आसन। और आगे बढ़ने से पहले हल्के लूज कपड़े पहने, हल्के यौगिक व्यायाम करके शरीर को गर्म करें। इन अभ्यासों को धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। तो अब सबसे पहले पद्मासन की स्थिति में बैठे। पद्मासन की स्थिति कैसी होती है? एक तो होता है हम आलती पालती मार के बैठे हैं, एक होता है कि जब आपने आलती पालती लगाई तो आपके जो दोनों पैरों के एड़ियां और पंजे हैं वो ऊपर आने चाहिए। नीचे जब हम आलती पालती लगाते हैं तो एड़ियां और पंजे हमारे थाइस के नीचे जाते हैं। पद्मासन में क्या होता है, एड़ियां और पंजे थाइस के ऊपर होते हैं। तो मतलब पहले आप एक पैर को फोल्ड करेंगे और उस पैर का एड़ी और पंजा, आप जैसे लेफ्ट पैर को फोल्ड किया तो लेफ्ट पैर को जब घुटने से फोल्ड करते हैं तो लेफ्ट का एड़ी और पंजा राइट थाइस पे रखना है, राइट थाई के ऊपर। ऐसे ही राइट का एड़ी पंजा लेफ्ट थाई के ऊपर। तो एड़ी और पंजे ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं, वो कहलाती है पोस्चर हमारा पद्मासन। तो सबसे पहले आप पद्मासन की स्थिति में बैठें इसके लिए। और उसके बाद है, हाथों और कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ
लेट जाएं, यहाँ गलत लिखा है, सफेद हो जाए, पीछे की तरफ लेट जाएं, जितना हो सके गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, पीठ और छाती ऊपर थोड़ी सी उठनी चाहिए, घुटने फर्श को छूते हुए होने चाहिए। मतलब जो आपने आसन लगाया वो बहुत टाइट करके नहीं लगाना, अगर आप बहुत टाइट करके लगाओगे तो वो घुटने जो है वो फर्श को कभी भी टच नहीं करेंगे। पर इस आसन में आपको लूज, जैसे ढीली ढीली आलती पालती मार के बैठते हैं, और कई लोग होते हैं जिनकी थाइज अगर हैवी हो या मोटापा ज्यादा हो तो उनसे क्या होता है, पद्मासन लगता नहीं। और अगर ऐसी स्थिति में घबराए नहीं, अगर आपसे पद्मासन नहीं लग रहा है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हो, आप नॉर्मल आलती पालती लगाकर भी बैठ सकते हो। तो पहले आप आलती पालती लगा लीजिए, उसके बाद सीधे लेट जाइए और उसको हेड को बेंड कीजिए, और सेंटर से चेस्ट का एरिया जो है, ये अपना जो सेंटर है, आप शोल्डर और चेस्ट इसको ऊपर की ओर उठाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, घुटने और फर्श को छूते हुए होने चाहिए, दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ें, कोहनियों को फर्श पर टिकाएं और जब तक संभव हो सांस को रोक के रखें, सांस छोड़ें और वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। आप जितनी देर इस योग पोस्चर में रहेंगे उतनी देर आपको सांस को रोक के रखना है, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड या 1 मिनट। उसके बाद आप वापस से रिलैक्स कीजिए और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 1 मिनट आपने रिलैक्स कर लिया, उसके बाद फिर इस पोस्चर को रिपीट कीजिए। ऐसे ही आप 3-4 बार ये पोस्चर एक दिन में रिपीट कर सकते हैं जब भी आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। नेक्स्ट बेनिफिट ये है, यह आसन चेहरे और त्वचा को आकर्षक बनाता है, गर्भाशय और मासिक धर्म के विकारों की बीमारियों को हटाता है, यह आसन पैरों और हाथों को मजबूत बनाता है और यह आसन तनाव को दूर करता है। यह आसन रीढ़ के दोष को दूर करता है और रीढ़ को लचकदार बनाता है। ठीक है, तो आज का मेरा सेशन जो है यहीं पे फिनिश। अब इससे रिलेटेड आपको अगर क्वेरीज हैं तो आप प्लीज मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चंस बच्चों ने, एक बच्चे ने किया, मैम प्लीज एक बार सब स्लाइड्स दिखाइए। मैम स्लाइड फिर से शेयर कर दीजिए प्लीज। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। हाँ जी, सबसे पहले आसन है मैम, मत्स्य आसन में सांस अंदर रोकना है या बाहर? सांस रोक के रखना है बेटा, अंदर रोक के, बाहर से तो टेक ही नहीं पाओगे। सांस छोड़ दोगे तो लगाओगे कैसे? सांस लेकर आपने पीछे जाना है और उसके बाद सांस को होल्ड करना है, और जब आप पूरा आसन छोड़ेंगे तब सांस छोड़ेंगे और फिर वापस से रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। और किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, तो आपने अभी ये फर्स्ट आसन का देख रहे हो, पर्पस देख रहे हो। भुजंग आसन को चक्र भी कहते हैं। ओके, अब आपने इसमें सबसे पहले आपने आसन का, मैं स्लाइड से फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार। तो पर्पस आपने देखा, आसन का पर्पस क्या था? आसन का उद्देश्य शरीर को संचित विषाक्त पदार्थों और चयापचय कचरे से को निकालना है। आसन रोगों का प्रतिरोध करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में शरीर की मदद करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, योगासन शरीर के आसन है जो रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करते हैं, रक्त वाहिकाओं मांसपेशियों को टोन अप करते हैं। आसन शब्द रूट से आता है जिसका अर्थ है बैठना। आसन को एक शारीरिक योग मुद्रा या स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे शरीर को कंट्रोल करने और शारीरिक कार्य को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। आसन शब्द का आमतौर पर प्रयोग जो है अनुवाद आसन के रूप में या पोज के रूप में अनुवाद किया जाता है जब प्रोनाउंस करते हैं इजी लैंग्वेज में, बट उसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग है आरामदायक अवस्था। नेक्स्ट हम स्पाइन स्ट्रेचिंग पे आते हैं। इसका एक बता रही हूँ स्पाइन स्ट्रेचिंग का। स्पाइन स्ट्रेचिंग में क्या है, मस्तिष्क के साथ रीढ़ की हड्डी अगर तो ज्वाइंट होती है
जो दोनों मिलकर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं जो सभी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। रीढ़ शरीर का महत्वपूर्ण केंद्र है। रीढ़ 4 दिशाओं में जाने में सक्षम है। सभी दिशाओं में नियमित रूप से शामिल होना चाहिए। इसमें आगे, साइडवर्ड, पीछे, रोटेशन आदि शामिल है। यदि रीढ़ की गति सीमित है तो यह हमारी दैनिक गतिविधियों को बाधित करती है। रीढ़ को खड़ा करने की आवश्यकता है। अगर और आसन के बाद लचीली स्वस्थ स्थिति बनाए रखा जाना चाहिए जिससे रीढ़ में खिंचाव व लचीलेपन में मदद मिलती है। उसके लिए 5 आसन जो है वो सहायक हैं और इजी पोस्चर्स हैं। नेक्स्ट इसमें पश्चिमोत्तानासन फर्स्ट जो डिस्कस हो रहा है। जस्ट ए मिनट, कुछ बच्चों की क्वेरीज है, मैं एक बार देख लेती हूँ। मैम सूर्य नमस्कार भी क्लास लोगे? मेरे को हाँ ले लूंगी, पर कोई इशू नहीं है, पर कुछ टाइम बाद। मैम स्लाइड फिर से दिखाइए। दिखा रही हूँ बेटा। मैम सभी आसन कितने मिनट तक करने हैं? ऐसा देखो कुछ नहीं है, आपके बॉडी स्टेमिना पर डिपेंड करता है कि सभी आसन कितनी देर तक होने चाहिए। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैं बोलूं कि आप 10 मिनट लगा लो एक पोस्टर को, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आसन जो है एग्जैक्ट पोस्टर आपको आएगा प्रैक्टिस करने से। जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब, और धीरे धीरे इसका टाइम इंक्रीज होता है। स्टार्टिंग में अगर आप किसी एक पोस्चर को, सपोज आप पश्चिम उत्तानासन ही कर रहे हो, तो पश्चिम उत्तानासन एकदम परफेक्टली किसी से नहीं लगता। जो बहुत ज्यादा पतला और बिल्कुल स्लिम होगा वो इजीली इसको लगा लेगा, अदरवाइज एकदम किसी से नहीं लगता। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आराम से आ जाता है। फिर आप टाइम इंक्रीज कर सकते हो। आप 1 मिनट से शुरू कीजिए, आप 10 मिनट तक जा सकते हैं। ऐसे ही किसी भी आसन का टाइम फिक्स नहीं होता, आपकी बॉडी स्टेमिना पर आसन डिपेंड करते हैं, आप कितनी देर तक एक पोस्चर को होल्ड करते हैं। ठीक है। स्प्लिट डिस्क क्या है? स्प्लिट डिस्क बेटा ऐसी एक प्रॉब्लम है जब हमारी जो लोअर बैक में जो डिस्क होती है सारी, उनमें कुछ कारणों से, या कई बार हम बहुत ज्यादा वेट उठा लेते हैं, कभी कुछ ऐसे हमारी जो बॉडी है उसके बीच में क्रिस्टल ग्रैनुल्स होते हैं। अगर वो ग्रैनुल्स आपस में बॉडी के बीच में जो डिस्क होती है, उन स्पाइन में डिस्क होती है, उन डिस्क में पर्टिकुलर एक गैप फिक्स होता है, दूरी होती है, जिससे उसके बीच में जो वो ग्रैन्यूल्स है और वो जो चीज बोन्स है हमारी, जब हम इधर उधर मुड़ते हैं तो वो इजीली मूव करती है। और कई बार हमारी गलत मूवमेंट से, हमारे गलत पोस्चर से, हमारे कुछ बॉडी में जैसे विटामिन डी कम हो गया, कभी कुछ और, वो क्रिस्टल जो मूव करने में हेल्प करते हैं वो क्रिस्टल कम हो गए, तो उससे क्या होता है, उन डिस्क के बीच में गैप कम हो जाता है। गैप कम होने से जब हमारी स्पाइन मूव करती है तो वो हड्डियां जो है आपस में रगड़ खाती हैं, इसलिए हमें पेन बहुत ज्यादा होता है। और पर्टिकुलर डिस्क में ही होता है, किसी को लोअर 5 में हो रहा है, किसी को बिल्कुल टेल बोन में हो रहा है, किसी को L4 L5 में हो रहा है। ठीक है। अब ये पूरा स्केलेटल सिस्टम है, अगर आप अच्छे से स्केलेटल सिस्टम पढ़ो तो आपको डिस्क वगैरह सब पता लग जाएगी क्या होती है। ठीक है। सो मैम स्लाइड दिखाइए। दिखा रही हूँ। ओके। नेक्स्ट हमारा है प्रिपेयर रूम कैसे करेंगे, कैसा रूम हमारा होना चाहिए, हवादार हो, इक्वल लेवल हो और योगा मैट प्रॉपरली बिछा हो। अब आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, लाइट एक्सरसाइज, हल्के फुल्के कपड़े पहनिए, लाइट एक्सरसाइज कीजिए और अभ्यासों को और धीरे धीरे एक्सरसाइज जो है लयबद्ध तरीके से, सीक्वेंस वाइज, लयबद्ध होता है सीक्वेंस वाइज, आप एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले पद्मासन, जमीन पे बैठे, दोनों पैरों को सामने फैलाएं, सांस छोड़ते समय धीरे धीरे आगे झुके, माथे को घुटने से छूने की कोशिश करें, हाथ पैर आपस में छूने चाहिए। आप तब तक स्थिति में रह सकते हैं जब तक आप सांस वापस सामान्य स्थिति में नहीं आ जाए। और इसके बेनिफिट्स हैं, पीठ की सभी मांसपेशियां जो हैं वो फूल जाती हैं, टोन अप हो जाती हैं, और रीढ़ की हड्डी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, रक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, चेहरे पे शाइनिंग आती है, त्वचा के रोग ठीक होते हैं, वजन कम होता है, और रीढ़ की हड्डी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और आसन के अभ्यास से आपकी जो कमर है वो स्लिम हो जाती है, कोमल हो जाती है, फ्लेक्सिबल भी।
नेक्स्ट हमारा है, इसमें आप प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ पश्चिम स्थान, किन स्थितियों में आपको एक तो सावधानियां लेनी चाहिए और किन स्थितियों में आसन आपको नहीं करने चाहिए। तो फर्स्ट इसका है एब्डोमिनल अल्सर, अगर किसी को हो तो नहीं करेंगे। अस्थमा, डायरिया, बैक इंजरी, प्रेगनेंसी, शर्टिका और स्प्लिट डिस्क की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ दर्द, स्प्लिट डिस्क वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट आता है संकट आसन, इसमें भी रिक्वायरमेंट सेम है, प्रोसीजर सेम है, इसकी परफॉर्मिंग भी सेम है, आपने रेडी कैसे करना है प्रिपरेशन। और पोस्चर जो है, अपने दोनों हाथों के साथ दाहिने पैर पे खड़े हो जाइए, दाएं पैर और बाएं पैर पे लपेटे, बाएं पैर को दाहिने पैर पे लपेटे, जब तक आप कर सकते हैं स्थिति में बने रहें और पैरों को हाथों की स्थिति में बदलें और दोहराएं। दोनों पोस्चर से आपको ये वाला पोस्चर लेना है, दोनों साइड से, पहले राइट फिर लेफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बेनिफिट्स। फीट, लेग, थाइज, नीज और हैंड इससे मजबूत होते हैं। चलने के कारण पैरों की थकान जो होती है वो ठीक हो जाती है। यह पीठ दर्द की जांच करता है। मोटी जांग, मतलब आपको अगर ऐसे ट्विस्टिंग करोगे तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी आपको बैक में पेन कहाँ हो रहा है। तो मोटी जांग और काफ सही सेट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा उनका फैट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्पाइन को ऊर्जा, एनर्जी देता है। नेक्स्ट है बैलेंस मस्ट बी मेंटेन प्रॉपरली टू अवॉइड एनी इंजरी। इंजरी से बचाने के लिए इसमें बैलेंस बॉडी का बनाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा है भुजंगासन, इसमें भी रिक्वायरमेंट प्रोसीजर सब सेम है, आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट इसका आता है हमारा भुजंग आसन की प्रैक्टिस। तो छाती के दोनों किनारों के पास हाथों को रखें, अपने पेट पर सपाट लेटे, हथेलियों कंधों के नीचे जमीन पर रखें, पैर सीधे होने चाहिए, पैरों की उंगलियां आपस में ढीली होनी चाहिए, फर्श पर आराम करते हुए दोनों को पीछे की ओर खींचना चाहिए। सांस लेते हुए हाथों पर आराम करें और शरीर को नाभि से ऊपर उठाएं, गर्दन को जितना संभव हो सके पीछे की ओर झुकाएं, कुछ सेकंड के लिए स्थिति में बने रहें और फिर सांस छोड़ें और वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है, ये मोटापा कम करता है, इससे रक्त संचार बढ़ता है, इस आसन के अभ्यास से कमर पतली होती है, शरीर सुंदर बनता है, ये मासिक धर्म संबंधित विकारों को नियंत्रित करता है, ये रीढ़ को लचकदार बनाता है। हर्निया के रोगियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ऊष्टासन है, इसमें रिक्वायरमेंट्स प्रोसीजर सब सेम है और इसका पोस्चर जो है वज्रासन की स्थिति में बैठे, एड़ियों को ऊपर उठाएं, पैर की उंगलियों को जमीन छूते हुए होना चाहिए, दोनों हाथों को एड़ियों पर रखें, श्वास ले, गर्दन और सिर को पीछे की ओर झुकाकर कमर उठाएं, सांस छोड़े और एड़ियों पर बैठ जाएं और आराम करें और फिर दोहराएं ये क्रिया। बेनिफिट, इस आसन के अभ्यास से कंधे में दर्द से राहत मिलती है, यह मददगार है थायराइड की समस्या के लिए, यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करता है, यह आसन अस्थमा जैसी सांस की बीमारियों को भी ठीक करने में मददगार है और यह रीढ़ की समस्याओं को भी ठीक करता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट और लास्ट है मत्स्य आसन। इसका पोस्चर रिक्वायरमेंट सब सेम है, पोस्चर तो नहीं, एटलीस्ट रिक्वायरमेंट सेम है, प्रिपरेशन सेम है। प्रोसीजर मैं बता रही हूँ, पद्मासन में बैठे, हाथों और कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे की ओर लेट जाएं, सफेद हो जाए, जितना हो सके गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, पीठ और छाती ऊपर उठनी चाहिए, घुटने फर्श को छूते रहना चाहिए, दोनों हाथों के दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें और कोहनियों को फर्श पर टिकाएं, जब तक संभव हो सांस को रोककर रखें, सांस छोड़ें और वापस सामान्य अपनी स्थिति में आ जाए। बेनिफिट, यह आसन चेहरे और त्वचा को आकर्षक बनाता है, गर्भाशय और मासिक धर्म के विकारों की बीमारियों को भी ठीक करता है, पैरों और हाथों को मजबूत बनाता है, तनाव दूर करता है, रीढ़ के दोषों को दूर करता है और रीढ़ को लचकदार बनाता है। ठीक है, अब ये रिपीट भी हो गया। अब कोई क्वेरीज है किसी की तो प्लीज डिस्कस। आसन को सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, हाँ जी, बट सबसे बेनिफिशियल रहता है वो अर्ली मॉर्निंग रहता है। अगर आप सुबह सुबह करें तो ज्यादा फायदा है, अदरवाइज आप शाम को करें, और शाम को जब भी आप कर रहे हैं 4 या 5 बजे, बट ध्यान रहे कि आसन करने से पहले आपके जो कम से कम 2 घंटे पहले खाना खाया हुआ हो,
तुरंत खाना खाने के बाद नहीं, कि आपने शाम को अगर चाय पी और उसके बाद आधे घंटे बाद आप आसन करने बैठ गए, तो वो फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, कमर दर्द के लिए बेस्ट आसन कौन सा है? बेटा कमर दर्द के लिए ही बताए हैं सारे आसन, आप इन्हें सबको करोगे तो आपको सब ठीक हो जाएगा। बट आप आगे झुकने वाला नहीं करना, पीछे झुकने वाले आसन करना। आसन के कितने देर बाद कुछ खाना पीना चाहिए? एटलीस्ट 1-1.5 घंटे बाद। और आसन और योगा में डिफरेंस क्या है? सेम ही है। योगा और आसन डिफरेंट है। योगा तो एक थ्योरी हो गई आपको समझाने के लिए कि योग होता क्या है, योग शुरू कहाँ से हुआ। आसन हो गए एक पोस्चर, एक फिक्स पोस्चर, उसका नाम है। आप एक स्थिति में बैठे हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, और वो स्थिति किन किन आपके शारीरिक हिस्सों को या शारीरिक अंगों को फायदा पहुंचा रही है। आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है और आप पर्टिकुलर एक स्थिति, एक पोस्चर को अपनाते हैं, वो आसन है। और कुछ आसन को सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। और कोई क्वेरीज? ठीक है, अब सेशन फिनिश करें अगर सब खत्म हो गया हो तो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके पारुल मैम, थैंक यू। Okay, thank you, madam. ओके।